अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। आज मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने आज बतौर मुल्क के 25वें वज़ीर आज़म हल्फ उठा लिया है। शहबाज शरीफ 201 वोट हासिल करके मुसलसल दूसरी बार इस मनसब पर फाइज हुए हैं। शहबाज शरीफ इससे कबल इत्तेहादी हुकूमत चलाने का तवील ना सही मगर कामयाब तजर्बा रखते हैं। अप्रैल 2000 से अगस्त 2023 तक यानी तकरीबन 16 माह तक शहबाज शरीफ ने कामयाबी से इत्तेहादी हुकूमत चलाई। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए आज होने वाली हल्फ बर्दारी की तकरीब में तमाम सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला ने शिरकत की, मां सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के, जिनका कहना है कि मौजूदा वज़ीर आज़म फॉर्म 45 वाले नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के लिए वज़ारत उज़्मा का मनसब यकीनन फूलों की सेज नहीं होगा, क्योंकि अब की बार कौमी असेंबली में मौजूद ऑपोजिशन ना तो फ्रेंडली है और ना ही ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ने की बातें करते थे। एक तगड़ी ऑपोजिशन के साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों के तंज के तीरों का सामना करने के अलावा साबका इत्तेहादी जमातों के सरबराहान की जानिब से दी जाने वाली कड़वी गोलियां भी निगलनी पड़ेंगी। शहबाज शरीफ को इत्तेहादी हुकूमत का इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए भी एक कठिन चैलेंज जो है वो दरपेश होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का वोट देने वाली दो जमातें पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान सिंध की गवर्नरशिप और आर्टिकल 140 को लेकर एक कशमकश चल रही है। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान आईनी तरमीम के हवाले से होने वाले माहिदे पर तबसरा करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना है कि 18वीं तरमीम के तहत मकामी हुकूमतों का मामला सूबाई सतह का है और इस हवाले से किसी तरमीम या बेहतरी की जरूरत हुई तो बेहतरी सिंध असेंबली के जरिए लाई जाएगी, जहां पर मुस्लिम लीग नून का कोई रुकन ही मौजूद नहीं है। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान होने वाला मुआहिदा शायद पंजाब के हवाले से हो। सिंध की गवर्नरशिप के मामले पर भी दोनों इत्तेहादी जमातें आमने सामने हैं और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इस हवाले से कहना है कि जहां मुस्लिम लीग नून से मुआहिदा नहीं हुआ वहां MQM को मौका मिल जाएगा। अब देखना यह है कि सारी सूरत हाल से नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कैसे नबरदाज़मा होते हुए हुकूमत का इत्तेहाद बरकरार रखते हैं, जहां पर एक तरफ हम देख रहे हैं कि इत्तेहादी जो जमातें हैं उनको लेकर ये सूरत हाल जो है उसका सामना है शहबाज शरीफ साहब को। वहीं पर ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ से जो टफ टाइम दिया गया है पिछले 2-3 सेशंस के अंदर, जिस तरीके से उनकी तकरीर के दौरान ऑपोजिशन ने जो रवैया इख्तियार किया, तो मेरा ख्याल है कि वहां पर भी एक बहुत ही बड़ा महाज है। जैसे कि हमने पहले भी बात की, बार बार मफाहिमत की बात की जा रही है हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन शायद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसके अंदर ज़ाहिर ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही सभी लोग हैं, वो लोग इस मूड में और मिजाज नहीं उनका लग रहा है इस वक्त ऐसा कि वो इस तरह की किसी भी मफाहिमत की जो ऑफर है उसको कबूल करते हुए नजर आए। तो इन सभी इशूज पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आमिर डोगर साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मामलात को आगे किस तरीके से लेके चलने का सोच रही है, लाहे अमल क्या है, क्योंकि जो बातें हम तक पहुंच रही हैं, जो वाइब्स या सिग्नल्स आ रही हैं, वो तो उनसे तो यही लगता है कि PTI इस वक्त इस मूड में है कि ना ईवान को चलने देंगे, ना हाउस का कोई भी बिजनेस जो है उसको आगे बढ़ने देंगे, क्योंकि जब तक वो कहते हैं कि हमारा मामला जो हमारे मैंडेट का मामला है, हमारी सीट्स का मामला है, वो हल नहीं हो जाता, तब तक कोई भी बात जो है वो तरीके से आगे नहीं बढ़ेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा लग रहा है कि ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कॉन्स्टेंटली मफाहिमत के सिग्नल्स जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। वो कहा जा रहा है कि आप आए, साथ मिलकर इस मुल्क के लिए काम करें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर आप आराम से मेरी बात सुनेंगे तो शोर नहीं शऊर होगा इस ईवान के अंदर। वो तो अपनी अना को फना करने की बात भी कर रहे हैं। तो कुछ बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही जो न्यूली स्वर्न इन प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो ये कहते हैं जी हम तो पाकिस्तान के लिए अपनी अना को फना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बॉल सर आपकी कोर्ट में डाल दी, लेकिन हमने ये देखा कि आज जो चीफ मिनिस्टर हैं KPK के, PTI के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने सर ओथ टेकिंग पर जाने से भी इनकार कर दिया। ये तो एक कर्टसी का जेस्चर होता है, आप लोग इतना भी नहीं दिखाना चाहते? नहीं, कर्टसी कौन सी? 2018 में क्या किया था जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे और ऐवान में आपने देखा क्या हुआ था? कौन सी कर्टसी? कल पंजाब में नहते हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया, ICU में हमारा एक कारकुन अहद शाह जी है। कौन सी कर्टसी? इस वक्त भी पंजाब में 1000 से ज्यादा हमारे कारकुन जो पुरअमन एहतजाज अपने फॉर्म 45 को लेकर वो हमारे उम्मीदवारान कर रहे थे, उन पे जो पंजाब में बेईमाना तशद्दुद किया पंजाब के मुख्तलिफ जिलों में, किस चीज की कर्टसी की बात कर रहे हैं? ये कर्टसी होती है कि आप हमारा मैंडेट चोरी करें, बोलने हक भी ना दें और फिर वही पुलिस करें? ये कौन सी हुकूमत है? ये कौन सा वज़ीर आज़म है? आमिर डोगर साहब एक दो बातें आपने कहा कि बेईमाना तशद्दुद किया गया, आपने हाथ वज़ीर आज़म है,
नहीं, ये आपने कहा फॉर्म ना बेईमाना 47 वाला तशद्दुद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म सर, है। जो प्री इलेक्शन जो कुछ हुआ उससे शहबाज शरीफ साहब का क्या ताल्लुक है? शहबाज शरीफ साहब तो इलेक्शन ठीक है, इलेक्शन कैसे हुए कैसे नहीं उस पर भी बहस शहबाज कर शरीफ लेते हैं, साहब वो से तो ही इलेक्शन के तो बाद आए ना ताल्लुक सर। है, शहबाज शरीफ साहब ही का तो ताल्लुक है। क्या सवाल आप मेरी बहन कर रही हैं? हम्म इसका बेनिफिशियरी कौन है? हम्म शहबाज शरीफ है। हम्म लाडला कौन है? बूट पॉलिश कौन करता है? चेरी ब्लॉसम कौन है? शहबाज शरीफ है। हम्म वज़ीर-ए-आज़म कौन बना है? हमारे मैंडेट को चुरा के शहबाज शरीफ है, जो खुद भी अपनी सीट हार चुका है। नवाज शरीफ भी अपनी सीट हार चुका है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी बदतरीन धांधली आपने देखी है हम्म कि 8 तारीख को अवाम एक खामोश इनकलाब के जरिए अपने उम्मीदवारों को, जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, इमरान खान के नजरियों को वोट दें, और वो एक इलेक्शन 8 को और दूसरा इलेक्शन 9 को। ऐसा डोगरा नहीं साहब, कभी वैसे हुआ। जो लॉजिक आप दे रहे हैं फिर उससे तो ये बात सामने साबित हो रही है कि जो भी जीतता है वो बेनिफिशियरी होता है, उसको जिताया जाता है। अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जिन लोगों ने 2018 में जितवाया था इमरान खान को, आज उन्होंने ही हरवाया है। तो फिर 2018 में सर आप बेनिफिशियरी थे सिस्टम के, आपको जितवाया गया था। आखिर ये सिलसिला कब तक रहेगा? एक बात। हम्म दूसरी बात, 2018 हो, 2013 हो, 2002 हो, हम्म आखिर कब तक इस मुल्क की कौम और बच्चे ये सुनेंगे कि हर इलेक्शन में जितवाया जाए, हर इलेक्शन में कोई लाडला हो, हर इलेक्शन में कोई सिलेक्टेड हो? हम्म आखिर कब तक हम्म लोग इस बात को तरसेंगे कि 70 के बाद कोई दूसरा इलेक्शन क्या आएगा, सर, जो इलेक्शन मैं वैसे पे आपको आप इसका ये कह जवाब सकें? मैं इसका जवाब वैसे मैं आपको दे सकती हूँ। ये सिलसिला तब रुकेगा सर जब पॉलिटिकल पार्टीज और जमातें खुद सेलेक्ट होने से इनकार करना शुरू कर देंगी। 2018 में अगर आप इनकार कर देते सेलेक्ट होने से तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। रोकना आपको पड़ेगा। हम 2018 में सिलेक्ट नहीं हुए थे। हम्म कराची में एमकेएम को भी 7 सीटें मिली थी। ऐसा नहीं था कि 22 सीटें में से एक सीट भी पीटीआई को ना मिले। पूरा लाहौर शहर हम जीते हुए हैं, हाँ, पूरा पाकिस्तान हम जीते हुए हैं। बलोचिस्तान अब तक दोनों सीटें हम जीते हुए हैं। हम्म क्या आप सोच सकती हैं इस्लामाबाद की 3 सीटें पीटीआई हार जाए? हम्म देखे ना, ये क्या इलेक्शन हुआ है? हम्म ये इलेक्शन के नाम पे ड्रामा फ्रॉड हुआ है। हम्म। इसको इलेक्शन कहना ही तोहीन है। नहीं पूरे देखिए, पाकिस्तान आपकी में अगर बाकी तहरीक किसी बात इंसाफ को मैं जीती फॉर है। द सेक ऑफ डिस्कशन वो कह भी रही हूँ, आपकी अगर किसी बाकी बात को ना भी माना जाए सर ना, तो इस बात को तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि इस सब होने के बावजूद भी यू आर स्टिल द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट राइट नाउ। मैंडेट तो आपको दिया अल्हम्दुलिल्लाह। है अवाम ने, इसमें तो कोई और दो मेरी राय नहीं बहन सर। लेकिन एक एक छोटी सी और गुजारिश मेरी कर लूं। और मेरी बहन, जी कभी जी जी माजी में ऐसा हुआ कि ठीक है, माजी में गलतियां हुई होंगी, लाडले रहे होंगे, लेकिन कभी उनका सिंबल लिया गया? हम्म अच्छा, सिंबल के बाद अगर वो जीत भी गए तो उनके मेंबरान की वफादारियां आज तक खरीदी जा रही हैं। हम्म अच्छा, अगर वो इस मोर्चे के साथ आ भी गए और इस आग के दरिया को क्रॉस करके आ भी गए, आज तक रिकाउंटिंग हो रही हैं, उनके सरों के ऊपर तलवार लटकाई हुई है, और उनको कहा जा रहा है कि या तो आप अपना फैसला करें वरना आपको रिकाउंटिंग में हराया जाएगा। कभी ऐसा हुआ कि एक मुखालिफ के एक बंदे ने वोट किए 26,000 और जीतने वाले के 1,26,000 है? सिर्फ फॉर्म 47 में 1,26 के आगे जीतने वाले का नाम लिख दिया गया, और जो जिसने 26,000 लिए थे उसके नीचे नाम लिख दिए। कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा हुआ है कि आप स्पेशल सीटें उन 91 या 95 लोगों के अगेंस्ट जो आई हैं आज दिन तक, कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी हो गया, वजीर आलम के इलेक्शन भी हो गए, रोकी हुई है इसलिए कि हम सेनेट में भी अपनी 2-2 4-4 सीटें ज्यादा ले लें? कभी ऐसा पाकिस्तान की तारीख में हुआ? अच्छा इन डोगर साहब, ये जो हालात में बहुत जब सारी आप बातें आप महंगाई, कर रहे हैं ना सर, मैं कम से कम अपने हद तक जिम्मेदारी जरूर ले सकती हूँ इस बात की, और कह सकती हूँ जिम्मेदारी के साथ कि मैं तो कम से कम इन सभी चीजों को क्वेश्चन करती रही हूँ। मुसलसल हम ये कहते रहे कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है, ये तरीका कार ठीक नहीं है, एक जमात को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सर उसी तरह फिर हम आपसे भी सवाल पूछने का हक रखते हैं। सर सवाल तो यहाँ पर यह भी पैदा होता है ना कि केपीके के अंदर जो मैंडेट आपको मिला है, जिस तरीके से आप लोगों ने स्वीप किया है, वो सर ठीक है, वहां इलेक्शन जाली नहीं था, वहां चोरी नहीं हुआ मैंडेट। अच्छा, पीएमएलएन वाले ये भी कहते हैं कि हमारे इतने बड़े बड़े नाम, हमारे स्टॉलवर्ड्स जो हैं वो पंजाब से हार गए। राना सनाउल्लाह की बात करें, ख्वाजा साद रफीक की बात करें, सर वहां पर किस तरीके से तस्लीम कर लिया? वहां पर क्यों चोरी करने वालों ने मैंडेट चोरी नहीं किया? सिर्फ 2 या 3 लोग हारे हैं, बाकी पूरा पाकिस्तान के अंदर पीटीआई जीती है। ख्वाजा साद रफीक को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो ट्रू पॉलिटिकल वर्कर है, वो चाहते तो फॉर्म 47 से वो भी जीत सकते थे। क्या आप सोच सकती हैं कि मॉडल टाउन से गुलबर्ग से ओन चौधरी जीत जाए, जिसका एक वोट नहीं है, जिसकी पार्टी का नजरिए का एक वोट नहीं है? देखिए ना, इतना बड़ा तमाशा, इतनी बड़ी ज्यादती।
सर केपीके में क्या हुआ? केपीके में इलेक्शन किसने करवाया? केपीके में कैसे आपको मैंडेट मिला? केपीके इमरान खान का तहरीक इंसाफ का मजबूत किला है। केपीके के अंदर पूरे पाकिस्तान में 70-30 है तहरीक इंसाफ, केपीके में 80-20 है, इसलिए 80% सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती है, 20% दूसरी जीती है। और केपीके में वो इसलिए नहीं कर सकते कि वहाँ 80% लोग, और वहाँ जिसको कहते हैं कि वहाँ लोगों ने इतना मजबूती से पहरा दिया। पेशावर की 7 सीटें हार गए, हम सोच सकते हैं पेशावर की 7 सीटें सूबाई असेंबली की हारे, इसलिए हारे कि पेशावर के जो आरओज हैं वो जहाँ कैंटोनमेंट के एरियाज में वहाँ एक्सेस नहीं थी लोगों की, जहाँ लोगों की एक्सेस थी। केपीके में कबायली सिस्टम है, और दूसरा वहाँ के कल्चर और वैल्यूज मुख्तलिफ है, वहाँ लोगों ने पहरा दिया और 80% सीटें केपीके की तहरीक इंसाफ ने जीतनी थी और वो जीती। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक बात जरूर, ये जितनी भी सर आप बात कर रहे हैं ना, ये जो भी तनकीद आप लोग कर रहे हैं, आप लोग से बहरहाल ईवान में गए हैं, आप लोगों ने हलफ लिया है। ऐसे ने उस दिन मुझसे ही बात करते हुए ये कहा, उन्होंने कहा जी अब जो कुछ हो रहा है ये सारा जो है ये ऑप्टिक्स के लिए हो रहा है, अगर ओथ ले लिया है तो इसका मतलब है जो कुछ हुआ है उसको तस्लीम कर लिया। नहीं, हमने अगर 93 सीटें जीती हैं तो आपका क्या मतलब है कि हम हल्फ ना लेते? आपका क्या मतलब है कि हम ईवान के अंदर आकर बात आप कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ सवाल कर रही हूँ आपसे। वो कहते हैं जी ओथ ले लिया है तो मैंडेट तस्लीम कर लिया। साहब की बात नहीं, हमने उनका मैंडेट तस्लीम नहीं किया। हम अपने मैंडेट को क्या वहाँ रिकॉग्नाइज ना करते, हम अपने मैंडेट के ऊपर उस आईनी फोरम को, जिसको आप कहते हैं कि पार्लियामेंट ईवान वाला दस्त है, उस पर खड़े होकर अपना नुक्ता नजर बयान ना करते। हम कर रहे हैं मौसर एहतजाज का, और उस वक्त तक करेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल सकता। ठीक है, जब आप हक की बात करते हैं सर तो खाली रिजर्व सीट्स की बात है या बाकी नशिस्तों की भी बात है? खबर आ रही है कि जो रिजर्व सीट्स का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मामला था वो दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। यकीनन वो कोई अनहोनी नहीं है, ऐसा ही होना था। आप भी जानते हैं वो इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इदारा अपने आप को कहलाता है, वो इमारत जो बुलंद तो बाग शानो शौकत पर मुश्तमिल इमारत है, उस इमारत ने तो 1.5 सालों में इस मुल्क का खाना खराब किया उसमें बैठने वालों ने। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही ठीक हो जाए तो फिर रोना किस बात का? सर वैसे मैं बहुत बेसद एहतराम जो है ना, ये सारी जिम्मेदारी सर वापस आप पर डालने लगी हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर किसने तैनात किया था? आपने किया था? किसके कहने पे किया था? इस मुल्क में जिस तरह की इलेक्टोरल एक्सरसाइज हुई है, हम तो खुद आज तक दंग हैं कि हुआ क्या है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर आप ला के गए थे। मेरी बहन, हमने किया था, एक मरवजा तरीका था। अब हमारे पास कोई आला दिन का चिराग तो नहीं था कि अंदर से कोई चीज निकाल लें। वो प्रेशर में आ गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया और आज तक वो फैसले कर रहा है। लेकिन आज वो है, कल नहीं होगा, उसके बाद किसी दूसरे ने आना। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े मतनाज़ा इलेक्शन कराकर वो क्या लेगेसी लेके जाएगा? अपने बीवी बच्चों अजीज रिश्तेदारों में क्या वो मुंह दिखाएगा? साथी तौर पर मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, ऑनरेबल आदमी है, लेकिन इस इलेक्शन में जो काम उन्होंने किया है ऐसा तो माजी में कभी भी नहीं किसी ने किया था। बजाय इसके कि मुल्क को जो खदशात हैं, जो मुआशी चैलेंजेस हैं, बहरानों का शिकार है, वो एक मुआशी इस्तेकाम का जरिया बन सकता था, सियासी इस्तेकाम का जरिया बन सकता था चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक साफ शफाफ फेयर इलेक्शन करा देता और जो मैंडेट अवाम की उमंगों के मुताबिक होता उसको इलेक्शन कमीशन ने तो की तो खैर क्या बात करनी है। आज तक टिल डेट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया, लेकिन एक हतमी ऑफिशियल नतीजा अभी भी ईसीपी ने कहीं पर इशू नहीं किया है। उसके बारे में तो खैर क्या ही जो है वो बात करें। हतमी नतीजा इसलिए ऑफिशियल नहीं किया कि आज दिन तक लिस्टें दी जा रही है, फलाने को हरवा दो, फलाने को जितवा दो, फलाने को हरवा दो। आमिर डोगर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और इश्यूज उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सर पॉलिटिकल वर्कर हैं आप, एक सियासी आदमी हैं सर, कहीं ना कहीं अपनी गलती को भी तस्लीम कर लेना चाहिए। आपको नहीं लगता आप लोगों से एक सियासी गलती हुई है इस सारी सूरत हाल को हैंडल करने में? आप लोग ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाब सर किस बुनियाद पर किया? उनकी अपनी जमात के सरबराह पार्टी के निशान से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे, रिजर्व सीट की कोई फहरिस्त जमा ही नहीं कराई गई इन द फर्स्ट प्लेस। आपको नहीं लगा था सर कि ये आप लोगों के लिए एक लीगल इशू बन सकता है? फहरिस्त है ही नहीं तो उसमें तौसीह कैसे होगी सर? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की लिस्ट जमा ना कराना इतनी बड़ी बात नहीं है।
بات صرف یہ ہے کہ عمران خان اور عمران خان کے حمایت یافتہ امیدواروں کے خلاف ہر جگہ رکاوٹ کھڑی کرنی ہے. لیکن آپ لوگوں نے گراؤنڈ بھی دیا نا سر, آپ لوگوں نے لیگل بہانہ بھی دے دیا نا. نہیں میری بہن, ہم نے کن حالات میں کی, کس آگ کے دریا کو ہم عبور کر کے آئے. ہم نے تو, ہمارا تو ہر روز ایک جنگ کا دن تھا جو ہم یہاں تک پہنچے ہیں. کس طرح 13 جنوری کو 2 دن کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عدالت لگائی, پوری دنیا کو دکھایا اور لائیو ٹرانسمیشن چلائی, کیا اس سے نکالا؟ اتنا بڑا کیس تھا اور رات کو 12 بجے ہم سے بلّہ چھین لیا گیا. کیا وہ کہہ نہیں سکتے تھے اسی دن سیم ANP کا انہوں نے جو ہے نا وہ سمبل الاٹ کیا اور انہیں فائن کیا؟ جب شیڈیول آ گیا, پوری قوم ایک الیکشن لڑ رہی ہے اور 15 دن کے بعد الیکشن ہے, کوئی اخلاقی کوئی قانونی جواز ہے کہ وہ ہم سے سمبل لے لے؟ اگر ہم سے سمبل نہ لے لیتے تو ہمارا مسئلہ حل تھا. کہہ دیتے جناب یہ 6-8 فروری کو الیکشن ہے, آپ کو ہم یہ ٹائم دیتے ہیں 8 فروری کے بعد اگلے 15 دن میں آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے. وہی اس کی جواز ہے. اگر ہم نے ایمرجنسی میں ایک بلے باز لے لیا اور اس کے ساتھ 4 گھنٹے میں جو ہوا اس کو مار مار کے گیدڑ بنا دیا, آپ نے دیکھا کوئی بولنے والا ہے؟ سر لیکن وہ جو ابھی آپ انٹرا پارٹی کا حوالہ دے رہے ہیں سر, وہ تو آپ کے دوبارہ متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اکبر ایس بابر صاحب پھر کوئی توضیحات پیش کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں پھر جاؤں گا لے کر. وہ تو بنائیں گے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی تحریک انصاف کوئی پاکستان کی پارٹی نہیں ہے, وہ خدا نہ خاصا ہندوستان کی ہے. سر وہ کون ہے؟ میں تو اکبر ایس بابر صاحب کی بات کر رہی ہوں. آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, سب جانتے ہیں, کون نہیں جانتا؟ نہیں تو اکبر ایس بابر صاحب جاتے ہیں سر, انٹرا پارٹی کا مسئلہ تو لے کے بار بار وہ جاتے ہیں. وہ اکبر ایس پارٹی بندے کی کیا حیثیت, کیا اوقات ہے؟ ان کے نیچے جو ڈوریاں پیچھے ہلا رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے نا. لیکن اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. 70 کے اندر کیا ہوا تھا؟ آپ نے مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا تھا تو بنگلہ دیش بن گیا تھا. خدا کا نام مانے, آج دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. وہ ہمارے ہمسایہ ملک جو کل ہم سے علیحدہ ہوئے, آج ہر شعبے میں ہم سے سینکڑوں میل آگے چلے گئے. خدا کا نام مانے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں خدا کا نام مانے, کچھ لوگ جو ویسے آپ کو بھی سر یہی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف بھی خدا کا نام مانے. آپ لوگوں کے پاس کوئی ایک صدر مملکت کا اپنا کینڈیڈیٹ نہیں تھا, ایک شخص جن کے ساتھ آپ کا ایک بہت بڑے لیول تک اختلاف ہم نے ماضی میں دیکھا, خان صاحب ان کی نقلیں اتارتے رہے, ان کو ممک کرتے رہے. ایک اچھی تقریر سر, بس اٹس آل دیٹ اٹ ٹک, ایک اچھی تقریر کر دی انہوں نے پارلیمنٹ میں آپ کے حق میں, آپ نے ان کو صدر کا کینڈیڈیٹ بنا دیا سر. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ تقریر سے پہلے کینڈیڈیٹ بن چکے تھے. دوسری بات ہے کہ ان کا اور ہمارا اصولی موقف ایک ہے. وہ بھی اس الیکشن کو ریگڈ الیکشن کہہ رہے ہیں, چھوٹے صوبے سے ہیں, ایک بڑا سیاسی منظر رکھتے ہیں, بہت بڑے پاکستان کے سیاستدانوں میں سے ایک سیاستدان ہے. پھر چھوٹا صوبہ جو ہمیشہ کہتا تھا کہ ہمیں احساس محرومی ہے, بڑی پارٹیاں ہمیں پوچھتی نہیں ہے, اور وہاں کے بلوچستان کے بلوچ اور پختونوں کا وہ نمائندہ کرنے کے لیے, مین سٹریم میں لانے کے لیے, اس ملک کی چاروں اکائیوں کو تسلیم کرنے کے لیے, پنجابی اور پختون کو, بلوچ اور سندھی کو نزدیک کرنے کے لیے ہم نے یہ کینڈیڈیٹ کا انتخاب کیا. سر بلوچ رہنماؤں میں اور بھی بہت سے نام ہو سکتے تھے, یہ انتخاب عمران خان صاحب کا اپنا انتخاب ہے سر؟ جی عمران خان صاحب کا انتخاب اپنا ہے. سر پاکستان تحریک انصاف والے آپ دوستوں نے سر کیا یہ بات سیکھی ہے کہ سیاست میں کسی کی مخالفت میں اس حد تک نہیں چلا جانا چاہیے کہ واپس آنا پڑے تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے؟ یہی معاملہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہے, جو کچھ آپ لوگ ان کے بارے میں کہتے رہے, پھر آپ جو ہے ان کے گھر چل کر گئے ان سے بات کرنے کے لیے, ملاقات کرنے کے لیے. اب یہی معاملہ اچکزئی صاحب کا بھی, آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو بہت چل رہی ہے, عمران خان صاحب چادر اٹھا کے باقاعدہ نقل اتار رہے ہیں اچکزئی صاحب کی. آج آپ کہتے ہیں وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں. یقیناً سیاست میں ذاتیات کو نہیں ڈسکس کرنا چاہیے. سیاست میں سیاسی جو ایشوز ہیں وہاں تک بات کرنی چاہیے, اور کسی کو بھی اس طرح سے تنقید نہیں کرنا چاہیے. میں سیاسی ورکر ہوں, آپ کی اس بات کو مانتا ہوں, لیکن اور سیاست میں رواداری اور وفاداری کو فروغ دینا چاہیے. میں آپ کو اس بات کو مانتا ہوں, لیکن اس وقت آج اگر دیکھیں ریاست ہماری ہے, ملک ہمارا ہے, فوج ہماری ہے, ریاستی ادارے ہمارے لیے مقدم ہیں, لیکن میری آپ کے چینل سے یہ کے ذریعے یہ التجا ہے, مؤدبانہ گزارش ہے, خدارا اس ملک کا سوچیں, اس ملک کے 24 کروڑ عوام کا سوچیں. آگے مہنگائی آ رہی ہے, IMF 17% اور GST کا کہہ رہا ہے.
बिजली और गैस की कीमतें, यही जो तसलसल था पीडीएम की निगरान हुकूमत, वो बढ़ा चुकी हैं। आम आदमी, मतवसत तबके का आदमी, सफेद पोश आदमी, मुलाजिम पेशा आदमी आने वाले दिनों में ना बिजली का बिल अफोर्ड कर सकेगा, ना गैस का कर सकेगा। सियासी पोलराइजेशन बढ़ गई है, अनारकी बढ़ गई है, सियासी अदम इस्तेकाम इस इलेक्शन से बढ़ गया। इस मुल्क का तो कोई सोचे, जिद और अना से निकले, इस मुल्क के लिए कुछ आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, दो बातें, एक तो ये कि सर एक बात बार बार कही जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन पे मरहम रखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा है, एक बात की बार बार चल रही है कि पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस ईवान को नहीं चलने देंगे। सर इस बात से क्या मतलब लिया जाए? तकारीर तो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग वहां जाकर अपनी बात भी कर रहे हैं। इस बात का मकसद है कि हम अपना जो असेंबली रूल्स ऑफ बिजनेस है और जो आइन और कानून का तरीका है, और ये फोरम है, इस फोरम पे खड़े होके हम अपना पुरजोर एहतजाज करेंगे, हर वो तरीका अपनाएंगे जिससे हमारा ये एहतजाज रजिस्टर्ड हो और हमें हमारा हक दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप लोग एहतजाज करेंगे। सर ग्रैंड अलायंस की कोई बात जो है वो हमने सुनी है, असद कैसर साहब ने कहा है, क्या किस तरह का ग्रैंड अलायंस, उसके अंदर कौन कौन लोग जो हैं वो शामिल हो सकते हैं? एमक्यूएम भी मोर और लेस कुछ आपकी तरह की बात कर रही है कहीं ना कहीं, तो जो लोग कहीं किसी कैपेसिटी में ट्रेजरी बेंचेस में हैं उनसे भी बात करेंगे सर? उसमें वो लाइक माइंडेड पार्टियां जो मुतासरा है 8 फरवरी के इलेक्शन, सिंपल, जो बेनिफिशियरी है वो नहीं होंगी। एमक्यूएम ने हमारा वोट चोरी किया, पीपल्स पार्टी उसकी बेनिफिशियरी है, पीएमएलएन सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है, पीडीएम 2 है, 7 जमातों पर मुश्तमिल, 200 बंदा है, मुंह लटके हुए हैं। हम 100 बंदा आए हैं, फातिहाना अंदाज में फख्र से आते हैं जाते हैं, हमारे अंदर चोर नहीं है। हमें अवाम 47 वाले इस तरह असेंबली में आता है जैसे कोई खुदा ना खासा सोगवारी की हालत में हो। सर आपको सोगवार लग रहे हैं, वो तो वजारतें ले रहे हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ओथ लिया, 1 घंटा 23 मिनट लंबी तकरीर की है शहबाज शरीफ साहब ने। सर सोगवार तो नहीं लग रहे थे? मुंह लटके खड़े नहीं हो, सिर्फ 17 सीटें उन्होंने जीती, सीटें। बड़े बड़े नाम जो बैठे हुए थे, जो बड़े बड़े बुजुर्ग अपने आप को कहलाते हैं, 5-5, 6-6 दफा आया, कोई उनमें इखलाकी जरूरत है? मैं इसके साथ रफीक साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने इलेक्शन भी माना, उसके तरीकाकार को भी माना, और उन्होंने जमहूरी फैसला करते हुए अपने मुखालिफ को मुबारकबाद भी दी। लेकिन सर वो जी सर वो बार बार मिसाके मफाहिमत की बात कर रहे हैं, आप लोग वो हाथ बढ़ाते हैं, आप झटक देते हैं। नहीं, हम कौन हाथ झटक रहा है? उनकी मफाहमत की जरूरत क्या, वो मफाहमत की बात कर सके? उनकी फुकत कहाँ है? आपको पता है उनकी डोरियां कहाँ से हिलाई जाती हैं? हम चाहते हैं कोई हमारे साथ कोई ऐसा ऑफिशियल फोरम के ऊपर बैठकर बात की जाए, कोई जुडिशियल कमीशन बनाया जिसमें इन फैसलों का, जो हमारे साथ जो डाके और चोरियां हुई हैं, इसका कोई नतारा किया जाए, इसका कोई हमें इसकी मुंसफी की जाए और हमें हमारा मैंडेट वापस दिया जाए। सर आपने अभी खुद अपनी गुफ्तगू के अंदर इतने सारे मसाइल इस मुल्क के गिनवाए हैं और बिल्कुल दुरुस्त गिनवाए हैं, बहुत बड़े बड़े माशी चैलेंजेस हैं जिनका हमें सामना है। सर डोरियां कहाँ से हिलती हैं, कौन हिलाता है, वो बहस मेरे ख्याल है जैसे आपने कहा, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। उस बहस को साइड पे रख के सर मसले का हल हमेशा आखिर में सियासी डायलॉग ही होता है। बैठना तो सर आपको पड़ेगा, आपको नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई वे आउट नहीं है? आपको सियासी कुव्वतों से बात करनी पड़ेगी। इस मुल्क की खातर, इस मुल्क के अवाम की खातर, रूल ऑफ लॉ की खातर हमें अगर कोई बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, हम देंगे, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया के बड़े बड़े फैसले, बड़ी बड़ी जंगें भी टेबल पर लड़ी जाती हैं, लेकिन वो उसके लिए कोई असूल, कोई कायदा, कोई तकाजा होता है। नहीं तो असूल, कायदा, तकाजा सर फिर आप किसको कहते हैं? चले मुझे आखिर में ये जरूर बता दें कि ग्रैंड अलायंस की जो आप बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन आपके साथ होगा सर? जमात इस्लामी हो सकती है, मैंगल साहब हो सकते हैं, जीटीए हो सकती है, मौलाना फजलुर रहमान हो सकते हैं, महमूद खान अचकजई साहब हो सकते हैं, एएनपी हो सकती है। नहीं तो मौलाना फजलुर रहमान स्टेटमेंट दे चुके हैं, वो कहते हैं जी ये वक्त नहीं है ग्रैंड अलायंस का। अभी कौन सा बन रहा है? अभी तो कोशिशें हो रही है ना।
اور گرینڈ الائنس بنائیں یا ادروائز پی ٹی آئی کی سر اسٹریٹجی پھر کیا ہے؟ آپ لوگ سڑکوں پر نکل کر لوگوں کو موبلائز رکھنے کو سمجھیں گے؟ ترجیح دیں گے؟ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے کہ عمران خان نے اپنی 26 سالہ جدوجہد کے نتیجے میں بالخصوص پچھلے 1.5-2 سالوں میں جو عوام کو شعور دے دیا ہے، وہ شعور کا جن بوتل سے نکل گیا ہے، اور 8 فروری کو لوگوں نے ظلم کا بدلہ ووٹ سے لے لیا ہے۔ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے کہ عمران خان عوام کے دلوں کا وزیر اعظم ہے اور اللہ الحق ہے، اور اسی شر سے انشاءاللہ خیر کا راستہ نکلے گا، اور ہم اس راستے کے لیے کوشاں ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا عامر ڈوگر صاحب، آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین، عامر ڈوگر صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور پاکستان تحریک انصاف جیسے ہر فورم پر پلیٹ فارم پہ بہت وضاحت کے ساتھ کہہ چکی ہے کہ اپنے مینڈیٹ کی چوری جو ہے وہ اس مسئلے کو نہیں چھوڑیں گے، اور جب تک اپنی سیٹس ان کو واپس نہیں مل جاتی وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہی موقف جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ عامر ڈوگر صاحب کا بھی، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ ایسی جماعتوں کی نشاندہی ضرور کی ہمارے پروگرام میں کہ جن کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا الائنس ہو سکتا ہے۔ ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور ایشوز پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں گے کچھ اس وقت جو الیکشن کمیشن کا ایک بڑا ہی اہم فیصلہ سامنے آیا ہے سنی اتحاد کونسل کی ریزرو سیٹس کے معاملے پر، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے کنور دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ سر ہم نے دیکھا کہ 4-1 کا فیصلہ آیا ہے، کہا یہ گیا ہے کہ ریزرو سیٹس جو ہے جو درخواست ہے سنی اتحاد کونسل کی، ایک تو اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ جو ڈائسنٹنگ نوٹ ہے سر اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو نشستیں ہیں یہ کسی بھی جماعت کو نہ دی جائیں، یہ خالی چھوڑ دی جائیں۔ تو دونوں چیزوں پر کامنٹ کیجیے گا۔ ایک تو یہ کہ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ڈیسیجن یہی آئے گا، اور اگر ان کو نشستیں نہیں ملنی تو خالی کیوں چھوڑ دی جائیں سر؟ نہیں، اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کا فیصلہ جو آیا ہے، یہ ہمیں شروع سے یہ ہمیں اطلاعات مل رہی تھی کہ ڈفرینسز آف اوپینین کی وجہ سے الیکشن کا فیصلہ آنے میں ڈیلے ہو رہی ہے۔ اس کی تاخیر کی سب سے بڑی وجوہات یہ نظر آ رہی تھی کہ فیصلہ متفقہ نہیں آ رہا، جس کی بنا پہ مشاورت کرتے رہے، اور اس مشاورت کا نتیجہ سامنے آ گیا، وہ فیصلہ جو ہے وہ 1 اور 4 کے مقابلے میں فیصلہ سامنے آ گیا۔ لیکن اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر ہوگی، اور وہاں یہ فیصلہ ہوگا کہ آئین کے آرٹیکل 224 اور اس کے بعد سیکشن 104 کی جو تشریح جو ہے، جس کی بنا پر الیکشن کمیشن پاکستان نے ان کی درخواست کو مسترد کیا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی حل نکالنے کے لیے اور انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے اعلیٰ عدالتوں جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا فیصلہ کرے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ابھی اپیل میں جائے گا، لیکن جتنی آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ کی اس پر کیا رائے ہے کہ وہاں پر یہ مسئلہ آپ کو سنی اتحاد کونسل کے حق میں جاتا ہوا لگتا ہے، ان کو مل جائیں گی، کامیاب ہو جائیں گے ریزرو سیٹس لینے میں؟ نہیں، دیکھیں، اس سے بات یہ ہے کہ اس میں یہ کہنا قبل از وقت ہوتا ہے، اس سے فیصلے اعلیٰ عدالتوں میں جانے ہیں، تو ہم اپنی رائے تو رکھیں گے جو الیکشن کمیشن پاکستان نے جو قانون آئین کا جو سہارا لیا ہے، اسی آئین اور قانون کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی۔ تھوڑا سا یہ جو اس وقت صورتحال ہے، آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ میں جب معاملہ جائے گا تب دیکھی جائے گی، سر صدارتی انتخاب جو آنے والا ہے اس پر اس کا کوئی اثر آپ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ کیا اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ علی ظفر صاحب نے کہا کہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ صدارتی انتخاب میں ہمیں ڈیمیج کیا جا سکے۔ نہیں، صدارتی انتخابات 9 مارچ کو ہو رہے ہیں، اب چونکہ اگر یہ سپریم کورٹ میں اسٹے مل گیا الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کے خلاف، تو پھر تو ان کو سنی اتحاد کونسل کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان طے کرے گی۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو حکم اطلاع جاری نہ کیا الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کے خلاف، تو ممکن ہے، نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ تمام نشستیں جو ہیں یہ باقی سیاسی پارٹیوں میں ریشو کے تحت تقسیم کر دے گی۔ اچھا، ویسے ابھی تو ایک موقف یہی آیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سر تھوڑا سا یہ بھی کہہ دیجئے، الیکشن کمیشن کی اوور آل کنڈکٹ، پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ انہوں نے اوتھ لے لیا سر، لیکن ابھی تک بھی ایک تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ ای سی پی کی طرف سے آفیشلی کوئی رزلٹ پورا کنسولیڈیٹ کر کے کہیں پر بھی اپلوڈ نہیں کیا گیا، اناؤنس نہیں کیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک بھی وہ جو کہتے ہیں نا آل اوور دا پلیس ہے سارا معاملہ وین اٹ کمز ٹو ای سی پی۔ اس میں ظاہر ہے کہ نہیں جی، اس میں بات ایسی نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے کہ الیکشن پاکستان کی اپنی کوئی ٹیکنیکلی ان کی مجبوریاں ہیں جس کی بنا پر ویب سائٹ پر نہیں کیا، لیکن ان کی لسٹیں تو ساری صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی کو پہنچ چکی ہے، جس کی بنا پر پرائم منسٹر پاکستان نے باقاعدہ اس کا رائے شماری ہوئی، اور باقی چاروں صوبوں بھی وزرائے اعلیٰ کا اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخابات ہو گئے، وہ تو اسی جو نوٹیفکیشن کیا تھا اس کی روشنی ہو گیا نا۔ اب اس میں تو کوئی کسی قسم کا بھی رد و بدل ہونے کا امکان نہیں ہے نا، سوائے یہ خواتین کے نشستوں کا، یا وہ بائی الیکشن ہونے ہیں چند سیٹوں پر، تو اس کے علاوہ تو کسی قسم کے بارے میں کوئی ابہام نہیں رہا
क्योंकि नहीं सर, तो जो बात आप कर रहे हैं वैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले जो ये मौकफ ले रहे हैं कि हमारे वो ज़ाहिर है वो तो 80 सीटों पर क्लेम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम इन इश्यूज को लेकर अभी भी जाएंगे अदालतों में, तो इसके बाद आपके ख्याल में कोई रेमेडी अब नहीं बची है, उनको कोई फायदा नहीं होगा कहीं जाने का? नहीं, अपील अगर इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएं कल ही और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले पर स्टे करवा दें, उनसे कहें कि फिलहाल जब तक कि हमारी दरख्वास्त पर अमल दरामद नहीं होता तो आप इनकी दीगर सियासी जमातों को ये सीटें अलॉट करने की, एलोकेशन करने की जो है वो आप उस पर हुक्म इत्नाई जारी कर दें, तो फिर नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म इत्नाई जारी ना किया तो फिर इलेक्शन के पाकिस्तान के हाथ खुले हैं और वो तो चंद घंटों में ही दीगर सियासी जमातों को तस्लीम कर देगी। ठीक है सर, आप तो वैसे कुछ मुतमईन ही साउंड कर रहे हैं, मगर बैरिस्टर अली जफर ने तो कहा है कि सभी के सभी ओहदेदारान जो हैं इलेक्शन कमीशन के, उन सबको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। फैसले जो हमेशा जो आ रहे हैं, एक तरफ जो नजर आपके पास आ रहा है उसमें पास सियासी जमातों की अपने भी उसमें कोताहियां भी हैं और आयन और कानून के मुताबिक तो फैसला कर रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन ने। अब उस वक्त आयन में ये लिखा हुआ है कि जिस वक्त ख्वातीन की नशिस्तें जो है या मकलियत की जब जनरल इलेक्शन होता है उस वक्त जो कागजात नामजदगी दाखिल की जाती है उस वक्त सियासी पार्टियां प्रायोरिटी लिस्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। अब हमने बार बार ये कहा था कि इस तरह की एक मिसाल मौजूद है बलोचिस्तान अवामी पार्टी की, जिसमें कि 2019 में उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा ने 3 नशिस्तें ख्वातीन को अलॉट कर दी थी। अब वो फैसला भी जो ऑनरेबल मेंबर ने जो इख्तलाफ किया है उसी की बुनियाद पर इख्तलाफ किया है जी। तो ये सारे मामला नजर आ रहा है। हमें भी नजर आ रहा था कि जो इतने डिले हो रहा है फैसला नहीं आ रहा, तो हमें खबरें मिल रही थी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इख्तलाफ राय पाया जाता है, मुतफ़िक़ा फैसला नहीं आना। ये हमारे वो खबरें आ रही थी और इत्तलात आ रही थी कि ये खबर जो है फैसला मुतफ़िक़ा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब आपके वक्त के लिए। ये फैसला मुतफ़िक़ा नहीं होगा, ये इत्तलात भी आ रही थी और शायद फैसले में डिले जो है वो भी इसीलिए देखने में सामने आया। ये नुक्ता नज़र था कमर दिलशाद साहब का। बाकी उनका यही मौक़िफ़ था कि ये मसला अब आला अदालत तक जाएगा और वहीं पर जाके अपने किसी मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।